Hello student, today we explain class 11 biology first chapter the living world. In this chapter we will study about living things. Clear? आपने प्रीवियस क्लास में से पहले काफी कुछ नॉलेज आपके पास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। लिविंग वर्ल्ड, इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। जो 30% सिलेबस प्रेजेंट टाइम में सीबीएसई ने डिक्लेयर किया, मतलब कम कर दिया था, उसमें इसमें भी कुछ पोर्शंस कटे हुए हैं। जैसे आपको हर्बेरियम नहीं पढ़ना है, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क एंड की, ये चीज़ हमें नहीं डिस्कस करनी, बट हम इस वीडियो लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर बेटा द लिविंग वर्ल्ड। माई सेल्फ पवन कुमार जायसवाल, आई एम ए बायोलॉजी टीचर। सो नाउ वी स्टार्ट द लिविंग वर्ल्ड। ये आपका बेटा फर्स्ट चैप्टर है, ध्यान से फोकस करिएगा। बात सबसे पहला क्वेश्चन होता है लिविंग कहेंगे किसे, हम लिविंग किसको माने, लिविंग किसे कहते हैं, या फिर लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है। तो हमें डिफरेंस नहीं क्लियर यहाँ पे समझना है, हमें ये समझना है लिविंग किसे कहते हैं। हम लिविंग के बारे में समझ जाए तो हमें सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए लिविंग के बारे में साइंटिस्टों ने बताया, कई साइंटिस्टों ने अपना अपना स्टेटमेंट दिया, लेकिन सिंपली इसको समझा जा सकता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एन ऑर्गेनिज्म can growth, reproduction, metabolism, consciousness, reproduction and respiration। क्लियर? तो ऐसे कुछ फीचर्स हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, मैं आपको समझाने के लिए बताऊं, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, अगर कोई ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए दो कंपोनेंट है ए और बी, ये ए जो है ये इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जा सकता है, लेकिन बी इस पोजीशन पे रहेगा तो इसी पोजीशन पे रहेगा, वो मूव नहीं कर सकता। एक तो ये कॉमन सी बात। दूसरी चीज, इसमें ग्रोथ हो सकती है, ये एक्सपैंड कर सकते हैं, इसमें ग्रोथ होती दिखेगी आपको, इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। क्लियर? ये मूव कर सकता है, कैन वॉक, कैन टॉक, कैन ब्रीथ, ठीक, कैन कॉन्शियसनेस, कैन रिप्रोड्यूस, कैन मेटाबोलाइज। ये सारे फीचर्स किसके होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जिस ऑर्गेनिज्म में ये सारे कंपोनेंट्स अगर इन्वॉल्व है या उसमें प्रेजेंट है, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? इसकी डेफिनेशन जो है आपको मैं इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले हमें चैप्टर को समझना है कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या, हमें सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। नोट्स आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, बट अभी के लिए आपको पहले ये चीज समझनी होगी। ठीक, चलिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे, तो पहला होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो, मतलब उसमें ग्रोथ हो सकती है, उसकी साइज एक्सपैंड कर सकती है। सेकंड, रिप्रोडक्शन, वो अपनी स्पीशीज को दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकता है, तभी तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी। थर्ड, मेटाबॉलिज्म, आपने जो भी फूड कंपोनेंट हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, उसको हमारी बॉडी किस फॉर्म में करती है? सिंपलेस्ट फॉर्म में करती है, फिर मेटाबोलाइज करती है, तब हमें एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे कहने का क्या सेंस हुआ? मेटाबॉलिज्म मतलब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो फूड है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। फोर्थ, कॉन्शियसनेस, सोचने की क्षमता, हमें ये पता है राइट और रॉन्ग क्या है, राइट और रॉन्ग क्या है। मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूँ, अगर आपको समझ में आया तो राइट है, लेकिन अगर कहीं आपको डाउट हो रहा है तो आपके मन में क्वेश्चन मार्क लगेगा, सर ये नहीं समझ में आया। मतलब आपको कंफर्म पता है राइट और रॉन्ग, मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो सही है, नहीं आया तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। अब वो आपको समझ में नहीं आया या फिर मैंने एक्सप्लेन किया, वहाँ पर प्रॉब्लम थी। राइट और रॉन्ग कैसे क्या है कि आप पैदल वॉक कर रहे हो, सामने कोई सांप जा रहा है, तो ऐसा नहीं करोगे आप चले जाओगे इसके पास दौड़ के,
आपको पता है वो एनिमल डेंजरस है, वो मुझे काट सकता है, आप पीछे हट जाओगे। ये होती है कॉन्शियसनेस, सोचने की क्षमता। हमें पता है वो सही है या गलत है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हमारा माइंड कॉन्शियसनेस लिविंग के पास ये कैपेसिटी होती है। फोर्थ है रिस्पायरेशन। हमारे पास रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग, हमें पता है हम रिस्पायरेशन अगर ऑक्सीजन कैरी नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे, हमें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ तो बात है बेटा कि लिविंग को समझना था कि लिविंग के बारे में हम कैसे क्या जानते हैं। हम लिविंग कहते किसे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन वॉक, कैन टॉक, कैन मूव, कैन ब्रीथ, कैन रिप्रोड्यूस, कैन मेटाबोलाइज, कैन कॉन्शियसनेस, उसके पास सोचने की क्षमता होती है। दिस एक्टिविटी इज रॉन्ग और राइट, ठीक, इसमें मुझे परफॉर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए हेल्पफुल होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ हमारी कॉन्शियसनेस में आती है। क्लियर? तो ये तो बात है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम कहते किसे हैं। यहाँ मैं सिंपली आपको समझा रहा था। अब चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी आपको चैप्टर में जो बेसिक चीज़ है जो आपने पहले भी पढ़ रखी है क्लास 6, 7 में, 5th में पढ़ी होगी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। एक बेंच है, एक चेयर है, वो कभी ना एक्सपैंड करेंगे, ना उसमें ग्रोथ होगी, ना रिप्रोडक्शन होगा, ना मेटाबोलाइजेशन होगा, ना रिस्पायरेशन होगा, तो वो कैसे हो जाएगी? नॉन लिविंग। वो मूव नहीं कर सकती, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ जाएंगे। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपने पहले प्रीवियस क्लास में, लोअर क्लास में डिस्कस की है, बट यहाँ पे हमें थोड़ा एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड क्या करना है? हमें समझना है ग्रोथ के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में, मेटाबोलाइजेशन के बारे में, रिप्रोडक्शन आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं इंटरफेयर करेंगे। चलिए पहली बात करते हैं ग्रोथ की। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो आपने दो ऑर्गेनिज्म देखा है, एक प्लांट होता है और एक एनिमल होता है। अगर हम प्लांट और एनिमल की बात करें बेटा तो आपको पता है आपकी मम्मी ये आएगा सर, प्लांट तो मूव करता ही नहीं। एक प्लांट कहां से मूव करेगा? क्या प्लांट में मूवमेंट होता है? होता है, बट वो अपनी प्लेस नहीं चेंज करता। आप कभी देखिए प्लांट्स में पहला फीचर होता है ग्रोथ होती कि नहीं होती। जब आप किसी प्लांट को जमीन में, सॉइल में लगाओगे तो पहले वो स्टार्ट में बहुत छोटा होता है, फाइनली धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, मतलब उसकी ग्रोथ होती है। अच्छा, दूसरी चीज आप सोचोगे सर उसमें मूवमेंट तो हुआ नहीं, वो मूव नहीं कर सकता। ये उसमें मूवमेंट उस पोजीशन, उसके अकॉर्डिंग, उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग नहीं हुआ कि वो अपनी जगह प्लेस करे, मतलब उसको चेंज कर दे, प्लेस को चेंज करे। लेकिन अगर आप सोच के देखिए, प्लांट्स कैरी वाटर फ्रॉम द सॉइल, ये आपने पढ़ा है कि वो सॉइल से वाटर कैरी करता है, एंड प्लांट्स प्रिपेयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन लीफ, और लीफ से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरी बॉडी में, मतलब प्लांट में फूड ऊपर से नीचे आता है और पानी नीचे से ऊपर जाता है, ये भी एक टाइप का मूवमेंट है। तो इन केस ऑफ प्लांट्स हमें जो मूवमेंट पढ़ना होता है वो किसका पढ़ना होता है? वाटर्स का एंड फूड का। तो मूवमेंट ऑफ वाटर एंड फूड पार्टिकल इन केस ऑफ प्लांट हम पढ़ेंगे, ना कि हम प्लांट्स को मूव कराएंगे। क्लियर? अब एनिमल्स की अगर हम बात करें, एनिमल्स में आपको पता है उनके पास ये क्राइटेरिया होती है कि वो मूव कर सकते हैं, अपनी प्लेस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन प्लांट्स की रूट सॉइल से टाइप जुड़ी होती है, इसलिए वो मूव नहीं कर पाते, लेकिन उसमें मूवमेंट हम दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, उसमें दूसरा मूवमेंट होता है। हमारी बॉडी में, एनिमल्स बॉडी में फिजिकली वो मूव करते हैं, उनके पास लेग, हैंड्स होते हैं जो उन्हें मूव करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? तो एक फीचर तो ये समझ में आया कि प्लांट्स और एनिमल में ये भी केस होता है। ठीक, उसमें मूवमेंट हम वाटर का पढ़ेंगे, फूड का पढ़ेंगे, हमारी बॉडी में मूवमेंट दिखाई देगा, फिजिकली हम मूव करेंगे, एक प्लेस से दूसरी प्लेस यानी दूसरी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। चलिए कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। अगर हम बात करें कॉन्शियसनेस की, जस्ट 1 मिनट, कॉन्शियसनेस की बात करें, आपने सुना होगा कोमा। मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई पेशेंट है, वो कोमा में है, और एक पर्सन है वो फिट है, नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल पर्सन, अब आपको पता है जो नॉर्मल पर्सन है वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, मूव कर सकता है, बोल सकता है, बात कर सकता है, ब्रीथ कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, कॉन्शियसनेस
सारे फीचर्स उसके अंदर होंगे। लेकिन आपने देखा होगा जो पेशेंट कोमा में चला जाता है उसको ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है, ना तो वो कभी आपसे बात करेगा, ना उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट होगा, ठीक, केवल ब्रीथिंग सिस्टम, अंदर के बॉडी सिस्टम वर्क करेंगे, स्लोली वर्क करेंगे। तो क्या उस ऑर्गेनिक उस पर्सन को हम लिविंग कह सकते हैं? जिसके पास कॉन्शियसनेस भी नहीं होगी, अगर आप उस पर्सन को मारोगे तो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, इवन ये खाना तक नहीं खाएंगे, इनको फूड भी नहीं चाहिए क्योंकि इनके पास ये कोमा में है, इसका ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो इस केस में क्या इस पेशेंट को हम लिविंग कहेंगे या नहीं कहेंगे? दिस इज योर क्वेश्चन। आप इसका आंसर मुझे लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्या हम कोमा पेशेंट और नॉर्मल पर्सन में कंपेयर करें तो नॉर्मल पर्सन को तो हम लिविंग कह सकते हैं, लेकिन एक कोमा पेशेंट जो कोई रिप्लाई नहीं करेगा, उसको सही गलत क्या नहीं पता, उसकी बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, इंटरनली एक्टिविटी हो रही है, मतलब उसकी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है वो वर्क कर रहे हैं, ठीक ना? तो क्या इस कोमा पेशेंट को हम लिविंग कह सकते हैं या नहीं कह सकते? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। मैं आपको सेकंड लेक्चर में इसका एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा कि कैसे वो लिविंग है या नहीं, अगर है तो कैसे है और नहीं है तो क्यों नहीं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। ये तो बेसिक चीज थी बेटा, इंटरेस्टिंग अब आपका स्टार्ट होता है। बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब बात क्वेश्चन में आया, एक हेडिंग आएगी बेटा टैक्सोनॉमी। अच्छा, टैक्सोनॉमी है क्या? देखिए काफी इंटरेस्टिंग है, आपकी डेली लाइफ से आप समझ सकते हो। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इंटरेस्टिंग टॉपिक, हमें समझ में आता है, मजा आता है। हमें ये पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे ग्रैंडफादर, उनसे जो पहले थे, उनके माइंड में ये चीजें कहाँ से आई थी, उनको भी ये चीज पता थी, बट इनडायरेक्टली। हमें क्या है, डायरेक्टली पता होगा, सब्जेक्टिव पता होगा, उन्हें सब्जेक्टिव नहीं पता था, ऐसा बताया गया था। क्या चीज है जरा वो देखिए। अगर हम बात करें, मान लो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्वेश्चन ये आया कि अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप देखोगे, अगर हम आज से लगभग 200-300 ईयर बिफोर पहले चले जाए, तो अगर हम ये देखें कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने देखा, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम कि वो उसके अंदर फीचर्स क्या है, उसको किस कैटेगरी में रखा जाए, हम कैसे जान पाएंगे? ये चीज़ कहीं ना कहीं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बन रही थी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। मैं 200-300 साल पहले की बात कर रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा था कि किसको क्या चीज़ कहा जाए। जैसे आप अभी डिफरेंशिएट कर लेते हो, सर ये प्लांट है, ये एनिमल है, प्लांट में कौन सा है वो चीज़ अलग है, आपको पता है नहीं पता है, लेकिन आप इतना कंफर्म कर लोगे कि सर ये प्लांट है और ये एनिमल है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अगर मैं बात करूं लिविंग ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन की कैसे हम करेंगे, तो इसी चीज के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। उसने एक वर्ड दिया था बेटा, वर्ड का नाम था टैक्सोनॉमी। उस टैक्सोनॉमी में क्या बताया गया, जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को देखो, इसमें 3 चीजें बताई गई, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। क्लियर? टैक्सोनॉमी साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लिविंग को आसानी से समझ पाते हैं 3 स्टेप में। सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल इसको बताया किसने था बेटा, कैरोलस लिनियस नाम का साइंटिस्ट था, उसने बताया था। अच्छा, क्या चीज कैसे क्या कह रहे थे, मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे कोई पर्सन है, ये पर्सन वॉक कर रहा था, ठीक, ये वॉक कर रहा था, वॉक करते करते एक ऐसे प्लेस पे पहुंचा, यहाँ पे इसने क्या किया, देखा एक खूबसूरत सा रैबिट का बच्चा, इसने देखा एक खूबसूरत सा छोटा सा रैबिट का बच्चा वहां
बैठा हुआ है, शायद वो किसी प्रॉब्लम में रहा होगा। ठीक, इन्होंने देखा, आसपास देखा, किसी का है तो नहीं, देखा आसपास कोई नहीं, ये उसके पास है, अच्छा वो मूवमेंट नहीं किया, किसी वजह से प्रॉब्लम से वहां बैठा हुआ। इन्होंने क्या किया, उस बच्चे को उठा लिया। जैसे उस बच्चे को उठाया, आप देखिए पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। इस पर्सन को कैसे पता ये रैबिट है, इसका मतलब इसने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये रैबिट है, इससे मुझे कोई खतरा नहीं। आप सोचो अगर ये लॉयन का बच्चा होता या सांप का बच्चा होता, स्नैक का, क्रोकोडाइल का होता, तो क्या ये पर्सन इसको उठाता? कभी नहीं उठाता। इसका मतलब इस पर्सन ने पहले स्टेप कंप्लीट की टैक्सोनॉमी की कि सबसे पहले आप ऑर्गेनिज्म को पहचानिए वो किस कैटेगरी में आता है, प्लांट है या एनिमल है। प्लांट होता तो कोई बात ही नहीं थी, एनिमल है तो एनिमल में कौन सा है, डेंजरस है या डेंजरस नहीं, हमारे लिए कोई हार्मफुल तो नहीं, हमारे लिए खतरा तो नहीं। अब इसके लिए खतरा नहीं, कैसे उठा दिया। अच्छा जब इन्होंने उठाया, उठाने के बाद कहाँ लाए होंगे, अपने घर। जैसे ही अपने घर पर लेके पहुंचे तो आपको पता है 1-2 दिन बाद, 1 और 2 डे बाद जब वो इनके साथ रहना शुरू किया, उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर एक पिछड़ा टाइप का रख दिया, कुछ भी। अब इसके साथ जब ये इन्वॉल्व हुए घर पर, तो आपको पता है इसका इन्होंने नाम रखना शुरू किया होगा, इसको बुलाने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, इसको नाम से बुलाने के लिए इन्होंने तो इन्होंने क्या किया, उसको अपनी तरफ बुलाने के लिए उसका नाम रखा। तो नाम रखा, उसे क्या बोलते हैं बेटा, नोमेनक्लेचर। पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा स्टेप क्या है, नोमेनक्लेचर, मतलब उसका आप नाम रखोगे। एंड थर्ड स्टेप इन्होंने पहले ही कंप्लीट कर दिया जब इसको घर पे लेके आए, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब ये हुआ क्या वो ऑर्गेनिज्म आपके साथ रह सकता है। इन्होंने रैबिट के लिए क्या किया, अलग से एक पिंजड़ा लिया, अपने साथ अपने रूम में अपने बेड पर नहीं रखा। क्यों? क्योंकि रैबिट का बिहेवियर कुछ और होता है और हमारा बिहेवियर कुछ और है, वो हमारी कम्युनिटी के साथ नहीं रह सकता। हमने उसके लिए अलग सा पिंजड़ा रख दिया, मतलब उसका बिहेवियर, उसका रहने का तरीका सब कुछ अलग है, खाने का तरीका अलग है, तो उसके लिए हम अलग से प्लेस बना दिए। बनाया घर में ही था लेकिन अपने कमरे में नहीं किया, तो उसको अलग किया। किस बेस पे अलग किया, उसके कैरेक्टर के बेसिस पे, मतलब उसको क्लासीफाई कर दिया कि ह्यूमन अलग रहेंगे और ये अलग रहेंगे। इसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक एग्जांपल सिंपल सा दूं कि मान लीजिए कोई लेडी प्रेग्नेंट है, बच्चे की डिलीवरी हुई, बच्चा पैदा हुआ, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं क्या कि वो लड़का है या लड़की। फिर उसका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं, नोमेनक्लेचर, नाम रखा जाता है। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन। आपको पता है जो ह्यूमन का ही है तो ह्यूमन के साथ अपनी मदर के पास रहेगा। इवन अगर मान लो गाय का बच्चा होता, किसी के घर में गाय बच्चे को जन्म देती, अब वो बछिया होता है या बच्चा मेल या फीमेल होता, अगर सबसे पहले बच्चा जन्म लेता तो हम क्या देखते हैं, मेल है कि फीमेल है, क्लियर। अब उसके बाद उसको अगर बहुत अच्छा अट्रैक्टिव है, कुछ लोग उसका नाम भी रख देते हैं। आपने कहानी सुनी होगी हीरा और मोती की कहानी, 2 बैलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद, ऐसा कुछ है। तो नोमेनक्लेचर आपने कर दिया। क्लासिफिकेशन, उसको कहाँ रखोगे, अपने कमरे में या जहाँ पर उसकी मदर रहती, गाय रहती, वहीं पर रखोगे, वहीं तो रखेंगे। इसका मतलब आपने उसको क्लासीफाई करके उसके कैरेक्टर के बेसिस पे उसको अलग कर दिया। तो ये है बेटा, इन तीनों टर्म्स को एक साथ पढ़ने का एक टर्म्स बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, टैक्सोनॉमी। ठीक, जिसको बताया किसने था, किसने बताया था, कैरोलस लीनियस ने। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन हुए, कैरोलस लीनियस। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कौन हुए, संता पाउ। संता पाउ इंडियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था। तो फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी अगर पूछा जाए तो कौन होंगे, संता पाउ। और अगर ये पूछा जाए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन होंगे, तो वो कौन होंगे बेटा आपके, कैरोलस लीनियस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा बेटा आपको लेक्चर समझ में आया या नहीं आया, तब मुझे और एप्रिशिएशन मिलेगा, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अब रिस्पॉन्स जरूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं टैक्सोनॉमी। अब हमें पढ़ना आइडेंटिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया है। आपने आगे ओपन की, अगर आपको बताया गया उस चीज़ के बारे में आप पहचान जाओगे, नहीं बताया गया तो आप नहीं पहचान सकते।
लेकिन नॉमेनक्लेचर का और क्लासिफिकेशन का कुछ रूल्स था, उस रूल को हमें पढ़ना होगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है एंड क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। ये तो आपके चैप्टर की मैं समरी बता रहा हूँ कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। अगर हम बात करें नॉमेनक्लेचर की, अब नॉमेनक्लेचर को नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं नामकरण। नामकरण मतलब क्या होता है, किसी का नाम रखना। तो अच्छा, साइंटिस्टों ने क्या किया, जो लिनियस से पहले भी आए थे, उन्होंने क्या किया, नॉमेनक्लेचर बताया, पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर, नॉमियल नॉमेनक्लेचर। अच्छा, उसके बाद जो है उन्होंने बताया ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, नॉमियल nomenclature and then finally आया binomial nomenclature। क्लियर? तो ये तीन थे, पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल। अच्छा, हुआ क्या, पहले क्या हुआ, पहले के साइंटिस्ट ये कहते थे कि नाम काफी बड़े बड़े रखे जाएंगे, जो भी एनिमल्स के, प्लांट्स के, इवन ह्यूमन के भी। आपने हो सकता है आपको पता हो, मुझे नहीं याद है, शाहजहां का पूरा नाम अगर आप खोजिएगा तो काफी एक्सपैंड करना पड़ेगा। चौधरी चरण सिंह, पंडित मदन मोहन मालवीय, क्लियर, कुछ ऐसे नाम रखे जाते हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड, काफी बड़े होते हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का, अब एपीजे अब्दुल कलाम को अगर हम ओपन कर दें तो जो फॉर्म फिल करना होता है, नेम लिखना होता है, वो फिल ही नहीं हो पाएगा। तो पहले के साइंटिस्टों का कहना ये था कि जो नाम रखे जाते हैं वो काफ़ी बड़े रखे जाएंगे, उसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर, मतलब नाम में कई वर्ड हो। क्लियर? आप एपीजे अब्दुल कलाम का नाम खोजिएगा और शाहजहां का, आपको काफ़ी एक्सपेंडेबल मिलेगा उसमें। अच्छा, जब साइंटिस्टों ने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं भैया ये बहुत टफ है, इसको आने वाली जनरेशन नहीं याद कर पाएगी, बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, तो इसको गलत कर दिया गया। फिर आया ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, मतलब नाम में कितने वर्ड होंगे, 3। कैसे? मुलायम सिंह यादव। अब मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, 3 वर्ड। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बायोलॉजी में ही बताऊंगा, बट एक एग्जांपल आपकी डेली लाइफ से आपको समझ में आ जाता है। ठीक, राजवर्धन सिंह राठौर एक और बहुत अच्छा प्लेयर है एथलीट्स का। तो राजवर्धन सिंह राठौर, तो सिंपल सा है, यहाँ पे 3 वर्ड है। तो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, पहले के लोग ये भी मानते थे कि नाम में 3 वर्ड रखे जाए। ठीक, अब एक प्लांट का नाम सुनिए। एक प्लांट का नाम होता है बेटा, अगर मैं लिखूं एग्जांपल, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ चाइना रोज। ये गुड़हल का साइंटिफिक नेम है। अब इस गुड़हल के साइंटिफिक नेम में आप देखिए तो आपको 3 वर्ड मिलेंगे, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। एनी प्रॉब्लम? तो ये 3 वर्ड, इसी को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब क्या होता है, 3। नाम में 3 वर्ड होंगे, 1 2 3। ठीक, अच्छा, जब इस पर भी ऑब्जेक्शन किया साइंटिस्टों ने कि नहीं ये भी टफ है, आने वाली जनरेशन इसको भी कॉम्प्लिकेशन मानेगी, ये भी याद नहीं कर सकती है, तब उसके बाद सिंपलेस्ट बनाया गया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसको बनाया किसने, बताया किसने, कैरोलस लीनियस ने। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। कैरोलस लीनियस ने कहा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, नाम में 2 वर्ड होंगे, नाम में 2 वर्ड होगा, और 2 वर्ड होंगे, जो पहला वाला होगा उसे जीनस, जो बाद वाला होगा उसे स्पीसीज। स्पीसीज किसको बताता है बेटा, जाति को, कि आपकी कास्ट क्या है, और जीनस किसको बताता है, वंश को, आपके पेरेंट्स, आपके जनरेशन का
किस वंश के हैं आप, और ये क्या बताता है जात। ठीक, अब जैसे मैं आपसे कहूँ मोहम्मद कैफ तो आप समझ जाओगे मुस्लिम है, मैं आपसे कहूँ राहुल तो आप समझ जाओगे वो हिंदू है। ठीक, मैं आपसे कहूँ डिसूजा, ठीक, फ्रांसिस्को डिसूजा, आप समझ जाओगे क्रिश्चियन है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिसके बिहार पे हम समझ जाते थे वो किस वंश से होंगे। ठीक ना। अब यहाँ पे जरा देखिए जीनस स्पीसीज नाम में बताया गया, कैरोलस लीनियस ने कहा नाम में केवल 2 वर्ड होंगे, पहला जीनस और दूसरा स्पीसीज। आप देखिए जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं या जितने भी पर्सन, मैक्सिमम नाम में 2 वर्ड होते हैं, पहला उनका नाम होता है, दूसरा इनका सरनेम होता है। क्लियर। अब मैंने लिखा राहुल जायसवाल, अंकित वर्मा, तो आपको पता है जो पहला वर्ड है, फर्स्ट वर्ड, वो क्या हो जाएगा जीनस, और जो बाद वाला है वो क्या हो जाएगा स्पीसीज। तो ध्यान रखिएगा जीनस और स्पीसीज आपके नाम में ही छिपा होता है। सरनेम आपका क्या हो जाएगा स्पीसीज, और जीनस क्या हो जाएगा पहला वर्ड। क्लियर। जैसे मेरा नाम पवन जायसवाल, तो पवन क्या हो जाएगा जीनस, और स्पीसीज क्या हो जाएगा। तो ये जो था हमारी डेली लाइफ से, हमें क्या करना है बायोलॉजी समझनी। जरा उसमें एग्जांपल देखते हैं, देखिए जरा एग्जांपल, एग्जांपल्स क्या होंगे। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक, ये किसका साइंटिफिक नेम है मैंगो का। मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। अब मैंगीफेरा क्या हो जाएगा जीनस, और इस स्पीसीज क्या हो जाएगा इंडिका। जैसे मैंने लिखा पैंथेरा लियो, तो पैंथेरा लियो ये किसका साइंटिफिक नेम है लॉयन का, तो ये क्या हो जाएगा जीनस, और ये क्या हो जाएगा स्पीसीज। मैंने तीसरा एग्जांपल लिखा है टाइगर, ये हो जाएगा पैंथेरा, और यहां हो जाएगा टाइग्रिस। क्लियर। तो ये कुछ रूल्स थे कि नाम में जो पहला वर्ड होगा वो जीनस होगा, और जो बाद वाला होगा वो स्पीसीज होगा। बट इन केस ऑफ बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर, जब आप बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर को फॉलो करोगे तब नाम में 2 वर्ड होंगे, फिर लास्ट वाला स्पीसीज और फर्स्ट वाला जीनस। अच्छा एक चीज और बताया, स्पीसीज में हमेशा पहला लेटर फर्स्ट लेटर बेटा स्मॉल होगा, ये चीज ध्यान रखिए, रूल है। ठीक, जो लीनियस ने बताया था कुछ रूल्स थे वो हमें फॉलो करने होते। जब भी आप स्पीसीज लिखोगे तो फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे, और जीनस में फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा आपका। क्लियर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। पहले पॉलिनोमियल आया था, फिर ट्राइनोमियल आया, फिर बाइनोमियल। आज के प्रेजेंट टाइम में हम कौन सा नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, किसको फॉलो करते हैं बाइनोमियल। नेम में 2 वर्ड होंगे, और मैक्सिमम यही आप देखोगे कि नाम में 2 ही वर्ड होंगे, एक पहला जीनस होगा, दूसरा स्पीसीज, उसका सरनेम होगा। क्लियर। थर्ड हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन। पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अपनी बुक रीड करिएगा एक बार एनसीईआरटी। इसका नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको क्वेश्चन का आंसर भी एक्सप्लेन करूंगा, जो मैंने आपसे पूछा था कि कोमा पेशेंट कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस कंडीशन में मतलब कोमा पेशेंट को हम क्या मान सकते हैं, लिविंग या फिर नॉन लिविंग। तो उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और यहाँ तक आप अच्छे से स्टडी करिए, अपनी बुक रीड करिएगा। इसमें कहीं कोई डाउट होता है, बुक में कोई लाइन समझ में नहीं आती इस टॉपिक तक, तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो कि सर इस क्वेश्चन को, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको जरूर एक्सप्लेन करूँगा। तो इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए, कहीं कोई डाउट होता है तो